गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप लोग? एक बार मुझे बताइएगा। और आज जो है हमारा हिस्ट्री का लेक्चर 3 है। और कुछ बच्चे जो हैं अभी न्यू एडमिशन लिए हैं, तो उनको भी मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा व्यूज देते चलना है कि हम लोगों ने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में क्या किया था। और फिर जो है हम आगे की तरफ अपना आज डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए थोड़ा 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 हम पहले वाला जो है वो समझते चलते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमने क्या क्या चीजें की है। और उसके बाद जो है हम देखते चलेंगे आगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो एक बार फटाफट से आप लोग जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। एक बार आ जाइएगा प्लीज। और कंफर्म कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज कि वॉइस क्लियर है या नहीं है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज जो है हमारा मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अनुराग सिंह है और मैं आपका हिस्ट्री ऑप्शनल लेने जा रहा हूं। तो हिस्ट्री ऑप्शनल जिन जिन बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करता है इस सब्जेक्ट में। और दूसरा कि पूरा जीएस को ये जो है लिंक करता है चैप्टर। तो पूरा जीएस पेपर, ऐसे पेपर, इससे जो है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। और ना सिर्फ आपको सिर्फ हिस्ट्री में और जीएस में हेल्प करता है, और भी जो जीएस पेपर 2 है, 3 है, उन सब में हेल्प करता है। क्योंकि हिस्ट्री ही जो है मेन एक जो है बेस लाइन है, जिसके ऊपर जो है अदर सब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं, ठीक है? तो इसमें हमने जो पहले बात की थी वो हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें हमने देखा था क्या, कि इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? अब इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है, कि इसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या, कि आखिर जो ये हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, कि इम्पोर्टेंस आखिर हम लोगों को इसका क्या है, क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने बताया था कि हिस्ट्री जो है आपको सबसे पहले क्या करती है, तो पूरा आपका किस तरीके से ह्यूमन का, मैनकाइंड का डेवलपमेंट हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम क्या है, हिस्ट्री। दूसरा, कि पास्ट में हमने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं और उसकी वजह से हमें क्या क्या सफरिंग्स हुई है, उसको भी जो है हम अपने फ्यूचर को, जिसको आप कहते हैं कि फ्यूचर को जो है बेटर बनाने के लिए और रिफाइन करने के लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है? कि हिस्ट्री समझते हैं। उसके बाद क्या है, जब हम कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया भारत कैसे, इसको समझने के लिए कि इंडिया का या भारत का आखिर इस टेरिटरी का ये नेम ही क्यों, तो उसके बारे में जो है हिस्ट्री हमको बताता है बेहतरीन तरीके से। फिर था कि जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, ठीक है? जियोग्राफिकल बैकग्राउंड कहने का मतलब क्या है, किस तरीके से जियोग्राफी ने इंडियन हिस्ट्री को सेव किया है। जैसे हमने क्या देखा था इसमें, कि जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन हिस्ट्री को जो है डेवलप करने में। कैसे? आपको पता होगा कि जब अर्ली मैन थे, एंसिस्टर्स जो थे हमारे, वो अफ्रीका से निकलते हैं और अफ्रीका से निकल के धीरे धीरे जो है इंडिया की तरफ आते हैं। तो इंडिया की तरफ आने के बाद उन्होंने क्या किया था, कि वो सबसे पहले कहाँ रह रहे थे, तो वो आपके जो भी नियरेस्ट केव हुआ करते थे, ठीक है? तो कहाँ कहाँ जो भी केव्स थे, उन केव्स में रहते थे, ठीक है? और नहीं तो केव्स के बाद में वो क्या करते थे, कि जो वैलीज होती थी उन वैलीज में रहते थे। वैलीज के अलावा और क्या होता था, कि इसमें आपको देखने को ये भी मिलता है कि वैलीज, केव्स, इसके अलावा आप देखते हैं क्या, कि जो आपका रॉक कट्स है, तो रॉक कट केव जो होते थे, उन रॉक कट केव के बारे में आप देखते हैं कि उसमें किस तरीके से इन लोगों ने रहा था, किस तरीके से इन लोगों ने जो है एग्रीकल्चर को, ठीक है, तो एग्रीकल्चर को किस तरीके से जो है, एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रोड्यूस किया, क्या पहले प्रोड्यूस किया, ये सारी चीजें जो है समझ में आता है हमको। और वही वही चीजें प्रोड्यूस किया था जो कि जियोग्राफिकली जो है वायबल था प्रोड्यूस करने के लिए। मीन्स कि अगर जियोग्राफी अलाउ कर रही थी कि हम राइस एंड वीट ही हम जो है
ग्रो कर सकते थे, तो हम राइस एंड व्हीट ही ग्रो कर रहे थे, ना कि मेज ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको समझना है। फिर बात आता है क्या कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री क्या था। तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि देखिए दो तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं क्या, एक को हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो राइटिंग के बिहाफ पे जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो हमने देखा था कि तीन तरीके से जो है इसको डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा टाइम फ्रेम हिस्ट्री में कि पूरे पास्ट का एक ऐसा टाइम जब ह्यूमंस को जो है मैनकाइंड को राइटिंग नहीं था, उनको राइटिंग का नॉलेज नहीं था, राइटिंग वो नहीं करते थे। उस समय की जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो प्री हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री मीन्स कि राइटिंग जो है उस समय तक इवॉल्व नहीं हुई थी। ठीक है, फिर दूसरा जो डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि वैसा वैसा हिस्ट्री जिसमें क्या है कि रिटन चीजें तो मिली हैं हम लोगों को, ठीक है, कि रिटन टेक्स्ट हमको मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बट उनका डिसाइफरमेंट नहीं हुआ है। मतलब उनका क्या स्क्रिप्ट है, क्या लैंग्वेज है, वो आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए हम उसको प्रोटो हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली ऋग वैदिक एज जो है और पोस्ट वैदिक एज, ये आपका जो है ऑल ओवर को काउंट किया जाता है। क्योंकि माना जाता है क्या कि वैदिक एज में भी आप जो वेदास के नाम सुनते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इस तरीके से वेद तो आ गए थे बट वो ओरल फॉर्मेट में थे। कि मतलब कि मेरे फादर मुझे वो हर रोज सुनाते थे तो मैंने उसको मेमोराइज किया, फिर मैं अपने बच्चों को जो है हर रोज सुनाऊंगा, तो उस तरीके से उन्होंने मेमोराइज किया। और फिर आगे चल के महाजनपद का जब एज आता है तो उस समय में हम देखते हैं क्या कि इसका कंपाइलेशन होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इन सब चीजों का जो है कंपाइलेशन हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम कहते हैं कि हिस्टोरिक पीरियड है या हिस्टोरिक एज है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग हम हिस्ट्री को तीन भागों में बांटे थे, जिसमें हमने फर्स्ट को रखा प्री हिस्ट्री, जिसमें जो रिटन एविडेंस है वो बिल्कुल नहीं मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री, रिटन एविडेंस तो मिले हैं बट उनका डिसाइफरमेंट नहीं हुआ है, मतलब उनको डिस्कवर नहीं किया गया है। और थर्ड क्या है, हिस्ट्री। तो हिस्टोरिक एज वो जिसमें कि इन जो रिटन एविडेंस है वो मिले भी हैं, और इस रिटन एविडेंस के मिलने के बाद हमने जो है उसका डिसाइफरमेंट भी किया है, स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर कर लिया है, उससे हम स्टडीज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया था आपको। इसमें हम बारी बारी से एक बार देख लेते हैं कि यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, तो एक बार जो है आप समझ लीजिए। ये आप एक बार समझिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है कि मैंने, एक मिनट आपको मैं बता दूं। देखिए, तो सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये रहा आपका डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। और डिवीजन ऑफ हिस्ट्री को क्या कहा था मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज पे, तो ये जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या है, एक मिनट में आपको बता दूं कि ये जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री आप देख रहे हैं ये किस चीज पे है। तो ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हैं इसमें कि क्या है कि राइटिंग। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। किस किस को, एक को तो हमने बोला प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि एज, अगर टाइम पीरियड इसका देखेंगे प्री हिस्ट्री का, तो हम देख रहे हैं कि बिफोर 300 बीसी से पहले का। और इसको आप ऐसे समझ लो कि ये कब का एज था, व्हेन राइटिंग इज व्हेन राइटिंग इज नॉट नोन। ठीक है, तो जब राइटिंग जो है पता नहीं था, जब हम राइटिंग नहीं जानते थे, तब का जो एज है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्री हिस्टोरी। ठीक है, अब प्री हिस्ट्री के बाद में आता है दूसरा जो आपके पास, वो आप देखते हैं क्या कि दूसरा जो आता है वो है आपका प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, अब प्रोटो हिस्ट्री के बारे में क्या समझते हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री को आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कौन सा एज है। तो इसमें जो है हम देख रहे हैं क्या कि जो रिटेन जो है आपका रिटेन रिकॉर्ड्स जो है ये तो आपके अवेलेबल है, बट क्या नहीं है इसमें,
तो इसमें आप देखते हैं कि उसका जो है डिसाइफरमेंट, डिसाइफरमेंट कहने का मतलब क्या होता है? डिसाइफरमेंट करने का मतलब कि उसको पढ़ना, उसको रीड करना, ठीक है। तो डिसाइफरमेंट का मतलब क्या है कि उसको जो है रीड करना, ठीक है, उसको रीड करना ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोटो हिस्ट्री का टाइम कह रहे हैं। और इसमें एग्जांपल में क्या है, तो मैंने बता दिया था आपको कि इसमें जो आप हम देखते हैं क्या कि हड़प्पन एज, ठीक है। तो हड़प्पन एज जो है, ये हड़प्पन एज इसी समय का है, ठीक है। दूसरा, मैंने क्या बताया था आपको कि हड़प्पन एज के बाद हमने क्या देखा था? दूसरा चीज आपका कि वैदिक एज। तो वैदिक एज जो है वो भी सेम इसी तरीके का है, ठीक है। कि क्या है? हड़प्पा एज, वैदिक एज, ये सब जो है जिसमें क्या है कि स्क्रिप्ट है उनका, बट उस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट नहीं हुआ है। और कहीं कहीं पे वैदिक एज में क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो स्क्रिप्ट भी हम समझ रहे हैं, बट यहाँ पे रिटेन वे नहीं दिया गया है उन जो है एपिक्स को, वेदास को। इस टाइम में रिटेन जो है उनको फॉर्मेट नहीं दिया गया है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको कि हमारा जो है ये प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्टोरिक एज क्या है? तो हिस्टोरिक एज में आप ऐसा समझो कि हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक एज किसको कहते हैं? तो हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक एज उस एज को कहेंगे जब जो है रिटेन रिकॉर्ड्स जो थे, ठीक है। तो रिटेन रिकॉर्ड्स जो थे, ये रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये जब अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे एल डालिएगा कि अवेलेबल जो है ये हो चुके हैं, तब हम इसको जो है हिस्टोरिक पीरियड करें। ये हमको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है क्या इसमें, आप मुझे एक चीज और आपको समझाना है, जो बच्चे आज नए हैं वो समझ लीजिए। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि सर ये टाइमलाइन क्या होता है हिस्ट्री में, हमको नहीं समझ में आता है, ठीक है। कि सर ये टाइमलाइन क्या है, एक बार टाइमलाइन को प्लीज समझा दीजिए। देखिए हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री को हम एक इस तरीके से जो है ना, एक इस तरीके से हम टाइम अगर ड्रॉ करें, और इस टाइम में अगर हम बोले यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन ले ले और एक जो है इधर को ले ले, तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि यहाँ जो है इसको कहते हैं हम जीरो, ठीक है, जीरो एसी या जीरो मानते हैं। ये कब मानते हैं? तो जब हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, तो जो जीसस क्राइस्ट है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो थे, उनका जब बर्थ होता है, तब हम क्या कहते हैं? तब कहते हैं कि ये दुनिया शुरू हुई, ठीक है। तो ऐसा माना गया था कि तब हम कहते हैं कि तब से ये जो चीजें शुरू हुई है, तब से कैलेंडर सिस्टम शुरू हुआ है, ठीक है। तो तब से क्या है, जिसको आप कहते हैं डेट, डेट लाइन, या फिर आप कह लो कि टाइम लाइन, तभी से शुरू हुआ है, ऐसा जो है माना जाता है। कहाँ? ग्रिगोरियन कैलेंडर में, ठीक है। अब इससे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि टाइम में जो है ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। कैसा आ रहा है? तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। पॉजिटिव चेंज कहने का मतलब क्या है, ये आप समझ लो कि जब मैं बोल रहा हूं कि जीरो के बाद क्या आएगा, तो जीरो के बाद वन जो है आपका सीई, या यहीं पे इसको एडी भी लिखते हैं, ठीक है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, मतलब जीरो कॉमन एरा के बाद वन कॉमन एरा। और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में टू सीई होगा या फिर एडी होगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि थ्री सीई होगा या फिर एडी होगा। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि निगेटिव चेंज इन डेट देखने को मिलेगा। कैसे? कि यहां से आप पहले बढ़ोगे तो आपका आएगा वन बीसी, ठीक है, या फिर इसी को वन बीसीई कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे यहाँ पे, तो आपका क्या है? टू बीसी आएगा। टू बीसी का मतलब क्या है कि 2 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के 2 साल, उनके बर्थ के 2 साल पहले का एज। फिर मैं इधर आया और इधर मैं कह रहा हूँ 3 BCE या BC। तो हम क्या कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट के तीन तीन साल पहले, उनके जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3 साल पहले। तो उसी तरीके से जो है ये सिस्टम चल रहा होता है। अब इसमें आपको समझना होगा कि अगर 1 CE से मैं अगर ये बोलूं कि 1 CE से लेके मुझे 100 CE तक जो है
एक मिनट। तो 100 सी तक जो है मुझे वो क्या करना है आपको। अगर मैं बोलूं आपको कि 1 सी से लेके और जो है हमारा कहाँ तक, तो ये आपका 100 BC तक, ठीक है। 100 जो BC है, सॉरी, BC नहीं, सी ये होगा ना। 100 सी तक का अगर हम बात करें, ठीक है, 100 CE तक की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को जो है पूरे को हम कहते हैं कि ये क्या है, तो 1 सेंचुरी है। जब हम कहते हैं ना कि 1 सेंचुरी, तो 1 सेंचुरी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंचुरी का मतलब है कि 100 ईयर्स, ठीक है। तो 1 सी से लेके 100 सी अगर बात कर रहे हैं तो 1 सेंचुरी हो गया, या फिर 1 BC से 100 BC तक की बात कर रहे हैं तो भी 1 सेंचुरी हो गया, क्योंकि 100 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या है कि जब अगर मैं बोलूं कि 1 CE से लेके, मतलब 1 कॉमन एरा से लेके कहां तक की मैं बात कर रहा हूं, 1000 जो है, ठीक है, 1000 कॉमन एरा की अगर बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसी को जो है हम, आप देखोगे कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या देते हैं मिलेनियम ईयर, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम क्या देते हैं आपका मिलेनियम ईयर, ठीक है। और मिलेनियम ईयर का मतलब क्या है, क्या मैंने बताया आपको कि 1000 ईयर्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो जब इस तरीके की बात करें कि 1 सी से 1000 सी तक, या फिर मैं बोलूं कि 800 BC से 701 BC तक, तो ये क्या है आपका, ये आपको बता रहा है कि इसी को हम कहते हैं एग्जैक्टली क्या, कि 1 मिलेनियम ईयर। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे जो डिस्कशन हमको करना था वो क्या है कि जब हमने डिस्कस किया था ये सारी चीजें, तो मैं, एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं अपना स्लाइड निकाल दूं जहां पे हमने छोड़ा था, ठीक है। तो देखिए, अब हो गया कि हम ये समझ गए कि टाइमलाइन क्या होता है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से जो है डिवाइडेड है, कि ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। तो राइटिंग के बेसिस पे हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया, हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और जो है आपका हिस्टोरिक फेज बनाया था। उसी तरीके से क्या है कि हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स को लेकर के हमने कल देखा था क्या, कि हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं, हिस्ट्री को किस बिहाफ पे, उसके कैरेक्टर, उसके ट्रेंड के बिहाफ पे, किस बेसिस पे, तो उसके जो है ट्रेंड्स, उस एज में क्या ट्रेंड चल रहा था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस बिहाफ पे जब हम जो है, या ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, कि उस समय का क्या ट्रेडिशन था, तो इन सब चीजें पे, जब इन सब चीजों के बिहाफ पे जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हम इसको भी 3 फेज में बांटते हैं। एक को कहते हैं एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। दूसरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और तीसरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है देखा था हमने कि 3 तरीके से जो है हम अगर इसके ट्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेडिशन के बाद बिहाफ पे डिवाइड करें, तो आप कहोगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड, ट्रेडिशन क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेंड कहने का मतलब क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री में जब हम देखते हैं, तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखें हम, तो क्या चल रहा था कि एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले तो मैनकाइंड का इवोल्यूशन हो रहा था, धीरे धीरे मैनकाइंड जो है इवॉल्व कर रहा था। उसने एग्रीकल्चर सीखा था, ठीक है, उसने डोमेस्टिकेशन दिखा था, परमानेंट सेटलमेंट सीखा था। अर्ली जो स्टेट्स थे, जिसको कि हम कहते हैं कि जनपद, महाजनपद इंडिया में, उसी तरीके से जो है अर्ली स्टेट जो है वो फॉर्म हो रहे थे। और जो है आपका जो सोसाइटी था उसमें स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से। तो जहां जहां वर्ल्ड में ये ट्रेंड देखने को मिलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी भी कंट्री के हिस्ट्री के फेज में देखने को मिलता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो एंशियंट जो है वो हिस्ट्री है। मिडिवल की बात करें अगर, तो मिडिवल में क्या देखने को मिलता है आपको, तो जब मिडिवल की हम बात करते हैं, तो मिडिवल में देखिए आपको सबसे पहला जो देखने को मिलेगा, एक मिनट में इसमें स्लाइड लेता हूं, ठीक है, कि मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मिडिवल में क्या होता है कि मिडिवल में आप देखते हो कि सबसे पहला जो चीज आएगा वो आएगा आपका फ्यूडलिज्म, ठीक है।
अब कहोगे कि सर ये फ्यूडलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म क्या है कि आप देखोगे कि पूरे मिडिवल में आइदर इंडिया का मिडिवल हो चाहे पूरे वर्ल्ड का मिडिवल हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलेगा कि एक जो है रूलर होता था, या उसी को हम क्या कहते थे, मोनार्क। तो रूलर या मोनार्क जो होते थे ना, उसके अंदर क्या होता था कि इनके ही अंडर में बहुत सारे, ठीक है, एक चीज आप समझ लो कि इसमें क्या है कि इसी के अंडर में क्या आपको देखने को मिल रहा है, इसी के अंडर में आपको देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे जो है ना और रूलर्स जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो स्मॉल रूलर जो है इसके अंडर में है, जिसको कि क्या कहते थे, इंडिया में इसको हम जो है फ्यूड या सामंत जो है वो नहीं यूज करते थे। इंडिया में आप देखते होगे कि उनको जो है गवर्नर इस तरीके से बात करते हैं। तो छोटे छोटे जो फ्यूड है, ये जो है आपको उनके अंदर देखने को मिलेंगे कि ये जो है छोटे छोटे फ्यूड जो है आपके, ये फ्यूड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये छोटे छोटे फ्यूड क्या होता था कि इनको एक सेपरेट जो है रीजन टेरिटरी दे दिया जाता था, बोला जाता था कि आप वहां का लॉ एंड ऑर्डर बाकी सारी चीजें देखिए, इन केस वॉर का सिचुएशन आता है तो वॉर के सिचुएशन में आप जो है मुझे, मतलब जो ये रूलर या मोनार्क होता था, ये कहता था कि आप मुझे जो है क्या करेंगे, तो मिलिट्री से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो मिलिट्री से जो है हमें सपोर्ट करेंगे, आप अपनी मिलिट्री हमारे लिए भेजिएगा, हमारे वॉर को आप जो है वेज कीजिएगा। वेज कीजिएगा करने का मतलब क्या है कि आप मेरे लिए खुद लड़िएगा ये चीजें, तो वॉर वेज कीजिएगा, ठीक है। तो मिलिट्री आप शेयर कीजिएगा। दूसरा कि आप जो है वो क्या कीजिएगा कि आप मेरी स्यूजरिटी को, ठीक है, आप क्या कीजिएगा, तो आप जो है मेरी स्यूजरिटी को एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा। तो इसमें क्या है कि हमको यही देखने को मिलता है कि इस तरीके से मिडिवल जो है, ठीक है, तो मिडिवल जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, एक ये हो गया। मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में आप पूरा जो है वो क्या देखते हैं, तो मॉडर्न की जब बात करते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते हैं कि किस तरीके से जो है, क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में कि किस तरीके से, एक मिनट मैं नीचे ले रहा हूँ स्लाइड, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबसे पहले क्या देखने को मिलता है आपको कि किस तरीके से जो है वो कोलोनाइजेशन होता है। तो कोलोनाइजेशन का ट्रेंड आपको इसमें देखने को मिलता है। कोलोनाइजेशन के बाद में और क्या आपको देखने को मिलता है, तो एक तो कोलोनाइजेशन हम देखते हैं इस मॉडर्न एरा में। दूसरा क्या देखते हैं कि जिसको आप कहते हैं ना कि मॉडर्न मॉडर्न थॉट्स, ठीक है। तो मॉडर्न मॉडर्न थॉट्स देखने को मिलते हैं कुछ आपके, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो है, ये सारी चीजें जब आ जाती हैं लेम लाइट में, तब हम क्या कहते हैं, तब कहते हैं कि मॉडर्न एज है। अब मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में क्या, तो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में पहली बार जो है ये आपको डेमोक्रेसी जो है वो आपके अभी अपना जो प्रेजेंट, ठीक है ना, तो प्रेजेंट में जैसे ही डेमोक्रेसी है उस तरीके के इंस्टीट्यूशंस आ गए थे। दूसरा एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जब इस तरीके का पूरा प्रोसेस जो है, तो ये जब आ गया था लेजिस्लेचर, उसके बाद में फिर जुडिशियरी, जब ये सारी चीजें जो है आ रही थी, तब हम कहते हैं क्या कि तब जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री आ चुका था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ट्रेंड, कैरेक्टर, ठीक है, ट्रेडिशन, इन सब के बिहाफ पे भी जो है हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया, उसको हमने एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में बांटा। एक जो है हिस्टोरियन है, मैं उनका नाम यहाँ पे बिल्कुल लेना चाहूंगा कि एक हिस्टोरियन ऐसे हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक हिस्टोरियन ऐसे हैं जो कि थे यूरोपियन माइंडसेट के, बैठे थे स्कॉटलैंड में, ठीक है, और वहां से जो है वो डिसाइड कर रहे थे क्या कि हमारे इंडिया का हिस्ट्री कैसा होगा, हमारे इंडिया के हिस्ट्री को किस तरीके से 3 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर ये कैसे मतलब पॉसिबल था, तो ये पॉसिबल आप ऐसे समझो कि नेम था उनका क्या, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नेम था उनका जेम्स मिल, ठीक है। जेम्स मिल नाम था उन हिस्टोरियन का, ठीक है, स्कॉलर का,
इन्होंने हमारे इंडियन हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया है, पहले को बोला है क्या कि फर्स्ट को बोला इन्होंने कि हिंदू एज, ठीक है, बोला हिंदू पीरियड, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री को इन्होंने बोला हिंदू पीरियड, फिर उसके बाद में मिडिवल को इन्होंने कहा कि ये जो है मुस्लिम पीरियड है, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये मुस्लिम पीरियड है, और तीसरा क्या बोला इन्होंने कि मॉडर्न को क्या बोला कि ये जो है यूरोपियन पीरियड है, ठीक है, तो ये यूरोपियन पीरियड है, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या बोला, इसको बोला कि ये जो है यूरोपियन पीरियड है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इस तरीके से किसी देश कंट्रीज की हिस्ट्री को डिवाइड करूं तो मैं क्या करना चाहता हूं उससे, तो ये क्या है, इन्होंने बोला कि ये जो है आपका यूरोपियन पीरियड है। अब बताओ कि जब इस तरीके से हिस्ट्री को हम डिवाइड करेंगे तो क्या जो है कम्युनलिज्म, वायलेंस, इन सब चीजों को हम सोसाइटी में प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्या? तो बात आता है कि हाँ सर, इससे तो जो है कम्युनलिज्म बनेगा, तो कम्युनलिज्म इंक्रीज होगा, वायलेंस इंक्रीज होगा, तो इसलिए इनका ये जो है ना, इस चीज को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जो डिवीजन था हिस्ट्री में, हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अब जो है हम लोग बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, कि अब जो है हम बात करते हैं क्या कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो कितने टाइप के हैं, क्या होता है आर्कोलॉजिकल सोर्स, और इसको थोड़ा सा देखते चलेंगे, और फिर जो है हम अपने अगले जो है वो चैप्टर के ऊपर चलेंगे। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्स उन सोर्सेस को आप कहिए कि क्या है वो, कि सच सोर्सेस, ठीक है, क्या है ये, तो सच सोर्सेस विच आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर, क्या है, पर्टिकुलर टाइम इन दी पास्ट, ठीक है। तो क्या है आर्कियोलॉजी की, जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो ये ऐसे सोर्सेज हैं जिसको कि मैन जो है वो क्या करते थे, यूज करते थे। जैसे अब मैं अगर इसमें एग्जांपल करूं, तो एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको कि अगर सबसे फर्स्ट जो है हम लोग कहेंगे इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, तो क्या इंस्क्रिप्शंस को डायरेक्टली जो है यूज नहीं किया जाता था? तो अब कहोगे कि सर ये इंस्क्रिप्शंस होता क्या, ये समझा दीजिए। देखिए, जब भी किसी भी हार्ड सरफेस पे अगर इनग्रेव करके हम राइटिंग जो है करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या है कि राइटिंग जो है हम क्या कर रहे हैं, कि राइटिंग कर रहे हैं इनग्रेव्ड ऑन द हार्ड सरफेस, ठीक है। तो हार्ड सरफेस के ऊपर, अब वो हार्ड सरफेस क्या हो सकता है, तो हार्ड सरफेस में हम देखेंगे कि वो या तो हम स्टोन ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, या तो हम मेटल ले सकते हैं, तीसरा क्या है, या तो हम पोट्री ले सकते हैं, पोट्री के ऊपर में भी जो है इनग्रेविंग करके हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा राइटिंग हो जिसमें हम इनग्रेविंग कर रहे हो किसी सॉलिड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन, मेटल, पोट्री, तो उसी को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इंडिया में जो सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस मिला है वो आपका मिला है स्टोन पे। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि सबसे पुराना जो है इंस्क्रिप्शन वो कहाँ मिला है हम लोगों को, तो वो मिला है स्टोन के ऊपर, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे जो है आपके कॉपर प्लेट्स पे, आयरन प्लेट्स पे, इन सारी चीजों पे जो है आपको इंस्क्रिप्शंस मिलने लगेंगे, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो स्टोन से हुआ है, फिर कॉपर प्लेट, आयरन प्लेट, इस तरीके से चला है, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन में क्या है, इंस्क्रिप्शन में राइटिंग है। राइटिंग के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पता है कि राइटिंग के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है और दूसरा एक लैंग्वेज चाहिए होता है, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये स्क्रिप्ट क्या होता है, तो जैसे मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश का एक अपना स्क्रिप्ट है जिसको कि हम लैटिन कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है इस तरीके से देख रहे हैं कि लैटिन जो है उसका एक अपना वो स्क्रिप्ट है और उसी का एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो हम इसी को क्या समझते हैं कि ऐसे ही जो है उस समय भी लोगों का एक अपना स्क्रिप्ट होगा, जिसमें अगर इंस्क्रिप्शन लिखना है तो आई के बाद एन ही क्यू, एन के बाद एस ही क्यू, और एस भी ऐसे क्यों लिखते हैं, एस को हम ऐसे क्यों नहीं लिखे। तो यही जो है इसको कहते हैं स्क्रिप्ट है, जो डिसाइड करता है कि कब कहाँ क्या लिखना है, तो इसको कहते हैं क्या, कि ये जो है आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है।
तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि यही जो है हमारा स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट के बिहाफ पे लैंग्वेज जो है वो डिराइव किया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन में दोनों चीजें होंगी, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट का कोई लैंग्वेज नहीं बन सकता है, और बिना लैंग्वेज का हम राइटिंग करेंगे क्या, ठीक है। तो ये चीजें मिला है। अब बात करते हैं कि अर्ली इंस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो आप देखिएगा कि अर्ली इंस्क्रिप्शन जो है वो आपको मिले तो वैसे बहुत सी जगह से है, ठीक है। अर्ली इंस्क्रिप्शन जो है वो आप क्या देखते हैं कि मिले बहुत सी जगह से है, लेकिन सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जिसको कहा जाता है उसको हम कहते हैं इंडस वैली में जो है आपके कुछ कुछ जो है पिक्टोग्राफिक सील मिले हैं, तो उनके ऊपर मिला था। लेकिन जो सबसे फेमस है और लार्ज स्केल पे मिला है वो आप क्या कहाँ देखते हैं, तो वो जो है हम कह रहे हैं कि वो आपको कहाँ देखना है, वो हम देखते हैं कि प्राकृत में, और कहाँ, तो मौर्यन एज में सबसे पहले, ठीक है। तो कहाँ इंस्क्रिप्शन जो है प्राकृत लैंग्वेज में यूज किए गए हैं, और जो है मौर्यन एज में जो है सबसे ज्यादा। और उसमें भी मौर्यन एज में क्या, कि जब हम जो है क्या देखते हैं, कि जब हम देखते हैं अशोका के बारे में, ठीक है। ये देख लो आप कि जब हम अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखते हैं तो हम क्या देखते हैं वहां पे, कि यही जो है इसको कहते हैं हम क्या, कि ओल्डेस्ट जो है, ओल्डेस्ट लार्ज स्केल, ठीक है। ओल्डेस्ट लार्ज स्केल जो है, लार्ज स्केल इंस्क्रिप्शन इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको देखना है। उसके बाद में रुमनदेई या रुद्र दमन का जो है सबसे पहले आप देख लीजिए, रुमनदेई बाद में देखिएगा। रुद्र दमन जो है, रुद्र दमन एक शक रूलर थे। अब शक रूलर कहोगे कि आप सर ये शक रूलर कौन थे, शक कब आए। आराम से धैर्य से, अभी हम सिर्फ समझने हैं, हमारा मेन मोटो समझना का क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। ये तो ब्रीफ है आपका। तो रुद्रमन जो है एक कोई शक रूलर है, शक डायनेस्टी का कोई रूलर है, जिसने पहला एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो है ना वो क्या किया है, तो उस लॉन्ग इंस्क्रिप्शन को इशू किया है कहाँ पे, तो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और किस लैंग्वेज में यूज किया है, तो संस्कृत लैंग्वेज में यूज किया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है। दूसरा कि लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन से लैंग्वेज में है, तो ये एक संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। क्या इसमें इन्होंने बताया, तो इसमें ये यही बता रहे हैं कि कोई एक गुजरात में सुदर्शन लेक है, वो सुदर्शन लेक जो है ना वो डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो उसका दोबारा से इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कराया है, ठीक है। उस सुदर्शन लेक को बनाया किसने था, कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया था, तो अशोक के द्वारा। और अशोक के ही ग्रैंडसन थे दशरथ, तो दशरथ के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब जो अशोक ने जो अपना लैंग्वेज यूज किया है, तो उसमें आपको पता है कि मैं बता दूं कि उसमें जैसे ही आप इसके वेस्टर्न प्रोविंस की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न प्रोविंस कहने का मतलब क्या है, कि अगर ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत, तो ये जो पहले इंडिया क्या था, कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब एरिया जो है एक में था। तो इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, कि ये जो है, ये वेस्टर्न जो है ये प्रोविंस था किसका, तो ये अशोक का, ठीक है। तो ये क्या था, वेस्टर्न प्रोविंस जो है वो आपका था किसका, अशोक का, मतलब मौर्यन डायनेस्टी का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, कि अरामाइक, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पे एक जो लैंग्वेज है वो अरामाइक यूज किया गया है, और दूसरा लैंग्वेज जो है वो ग्रीक लैंग्वेज यूज किया गया है, ठीक है। तो अरामाइक और ग्रीक लैंग्वेज यूज किया गया है। स्क्रिप्ट यहाँ का किस तरीके का है, तो यहाँ का स्क्रिप्ट जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है। बाकी अदर जगह पे जहां जहां प्राकृत यूज किया है हमने, तो वहां पे इन्होंने क्या यूज किया है, कि जो आपका ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को बाकी जगहों पे इन्होंने फॉलो किया, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में इन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट और दो लैंग्वेज अरामाइक और ग्रीक को फॉलो किया है, ठीक है। तो ये वहां के लोकल लोग उस तरीके के होंगे, तो उनको समझने के लिए ये चीजें की गई है, ठीक है। अब बात आता है कि ये तो हमने समझ लिया सर कि वो क्या कर रहे थे क्या नहीं, ठीक है। बात अब आती है कि सर आखिर ये इंस्क्रिप्शंस होते क्या है, और इंस्क्रिप्शंस तो हम समझ गए कि ये इंस्क्रिप्शंस होते क्या है, लेकिन इस इंस्क्रिप्शंस को क्यों बनाया जाता था। तो देखिए, ये इंस्क्रिप्शंस ना तीन चार चीजों की वजह से बनाए जाते थे। जैसे अगर मान लेते हैं कि मुझे कोई आइडिया कन्वे करना है, किसको, लोगों तक, तो मैं क्या करूंगा कि उस आइडिया को, उस समय बुक और बाकी सारी चीजें तो थी नहीं, तो हम क्या कर रहे थे कि उस समय जो है हम क्या अपने आइडिया को कैसे कन्वे कर रहे थे,
तो हम जो है बिल्कुल पब्लिक प्लेस में जाके और कोई पिलर बनाते थे, ठीक है। तो पब्लिक प्लेस पे गए और कुछ इस तरीके से जो है हमने एक पिलर बनाया, और इस पिलर पे हमने क्या कर दिया, इसको जो है ये साफ बना दिया सब कुछ, इसको ऐसे जो है साफ बना दिया, और इस पे जो है कुछ कुछ लिख दिया हमने, ठीक है, कि मैं अशोक सम्राट सभी अपने जनता का संबोधन करता हूँ, कि आप जो है मैं आपके पिता तुल्य हूँ, इस तरीके से लिख दिया। और बीच में जो है बिल्कुल बिटवीन द सिटीज या जो है पॉश एरिया रेसिडेंशियल एरिया वहां रख दिया गया। तो इससे क्या हो रहा है कि किंग जो होता था उस समय का राजा, वो अपना आइडिया कन्वे कर पाता था, किसको, अपने पब्लिक को, ठीक है। तो एक तो राजा जो है अपने आइडिया को लोगों तक कन्वे कराने के लिए, ठीक है, ये जो है भेजा करता था। जैसे अशोक जो है उसका देखोगे आप कि वो जो धम्म पॉलिसी उसने लाया है, ठीक है, ये नीचे आपको जो दिख रहा होगा, ये धम्म पॉलिसी जो है इसको काफी हद तक जो है कन्वे करने की कोशिश किया है हर जगह। और धम्म क्या था, तो बेसिकली ये जो है संस्कृत के धर्म जो है, धर्मा वर्ड धर्म, धर्म से बना है। और धर्म का मतलब यहाँ पे क्या है, धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजन कतई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जॉडिज्म और जो है जोरेस्ट्रियनिज्म, ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब होता है मोरल वैल्यू, ठीक है, मोरल वैल्यू। दूसरा एथिकल वैल्यू, ठीक है, एथिकल वैल्यूज, इसका मतलब ये समझो आप कि मोरल वैल्यू एथिकल वैल्यू कहने का मतलब क्या है, कि एक राजा का मोरल वैल्यू क्या है, राजधर्म क्या है, तो जनता की सेवा। तो भैया धर्म आपका जो है अशोक सम्राट जो राजा थे उनका यही होगा कि सर्व द पब्लिक या पीपल। एथिकल वैल्यूज क्या, कि कभी भी जो है वायलेंस ना करना, तो नॉन वायलेंस, पीस, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ये सारी चीजें, इसको ये कहते थे कि यही धर्म है हमारा। तो इस धर्म को फॉलो कराने के लिए ये क्या है, इंस्क्रिप्शंस ऐसा बनाना जरूरी था, ऐसा पिलर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है, क्योंकि पिलर पे ये इंस्क्रिप्शंस लिखा गया है, तो पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है ये बनाए जाते थे, जिससे कि अपना किंग मैसेज जो है आइडिया डिलीवर करता है। दूसरा क्या आता था, दूसरा हम कहते हैं अचीवमेंट्स। अगर मान लीजिए कि अशोक सम्राट जो है या इंपेरर अशोक जो है, अब इंपेरर अशोक जो है कलिंग वॉर जीत लेते हैं, ठीक है, क्या है कि कलिंगा वॉर अगर जो है वो क्या कर लिए, कलिंगा वॉर का उन्होंने जो है कॉन्कर किया, तो अब जो है उसके लिए भी एक जो है आपका वो इंस्क्रिप्शन जो है वो डेवलप कराएंगे। आइदर हो सकता है रॉक कट जो है वो हो सकता है, या पिलर इंस्क्रिप्शन हो, जिसमें वो बताएंगे, क्या बताएंगे, कि हम किस तरीके से जो है कलिंगा वॉर में इतना डिसाइसिव बैटल हुआ, उस डिसाइसिव बैटल को हमने किस तरीके से जो है हराया, और हराने के बाद में उस डिसाइसिव बैटल में पूरा उड़ीसा को जो है हमने अपने में मर्ज कर लिया। 1.5 लाख लोगों का जो है वो किलिंग्स हुआ, ये सारी चीजें जो है बढ़ा चढ़ा के चीजें बताना, तो अपने अचीवमेंट्स को बनाने के लिए ये करते थे। उसके बाद आता है क्या, कि तीसरा वोटिव इंस्क्रिप्शंस। वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या, कि क्या इनका जो है मोटो चलता था, तो इनका मोटो आप देखते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब क्या है, कि कुछ भी आप जो है कुछ ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई नोबल है या कोई बिजनेस क्लास है, उस समय भी बिजनेस क्लास होते थे, तो उन बिजनेस क्लास के जो लोग थे, जो उस बिजनेस क्लास के ज्यादा इन्फ्लुएंस लोग थे, वो क्या करते थे कि कभी कभी जो है ना वो लैंड ग्रांट कर देते थे, ठीक है। लैंड ग्रांट्स कहने का मतलब क्या है, कि जो है ना लैंड को गिफ्ट कर देते थे, किसको, तो बहुत समय आप देखिएगा कि वो जो है रीजनल इंस्टीट्यूशन जो होते थे, ठीक है, तो रिलीजी, ठीक है, तो रिलीजियन इंस्टीट्यूशंस जो होते थे उस समय में, एक मिनट, ये क्या हो रहा है इतना, इसको, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या है कि रिलीजियन, ठीक है ना, तो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को जो है, इंस्टीट्यूशंस को अगर ये कुछ भी जो है गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो गिफ्ट जो है वो उसका वो इंस्क्रिप्शन डेवलप कराते थे। इससे क्या होता था कि वो जो है ना, क्यों ये इंस्क्रिप्शन डेवलप कराते थे, अपने फेम के लिए, नेम के लिए। दूसरा कि अपना जो सोसाइटल स्टेटस था, ठीक है, तो सोसाइटल स्टेटस को, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आज क्या हो रहा है इतना, ये जो है ना, इससे पहले तो ऐसे नहीं होता था, ठीक है।
तो ये क्या है कि इसमें जो है आपका सोसाइटल स्टेटस जो है इसको इंक्रीज करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये सारी ग्रांट होती थी। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन इसलिए भी वो किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस। प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस कहने का मतलब क्या है, आप ऐसा समझे कि जब मैं बोल रहा हूं कि प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस, तो प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस कहने का मतलब क्या है कि जब एक पोएट, ठीक है, तो कोई भी एक पोएट जो रूलिंग कोर्ट में रह रहा हो, रॉयल कोर्ट में रह रहा हो, उस वो जो है ना अपने रूलर के लिए बढ़ा चढ़ा करके जो है उसकी तारीफ करे कि महामहिम अशोक सम्राट ने कलिंगा वॉर को जीता है, कलिंग को अपने अधीन मिलाया है, कलिंग की जनता को अपनी जनता माना है, अपने जो है बच्चा तुल्य माना है, कि वो पुत्र तुल्य है। इस तरीके से जब ये बढ़ा चढ़ा करके लंबा प्रेजिंग किया जाए किसी भी रूलर का, किंग का, तो उसी को कहते हैं प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है, लैंड रिकॉर्ड को भी जो है ये क्या करते थे कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो अगर किसी नोबल के द्वारा, कोई चीफ के द्वारा, कोई प्रिंस के द्वारा, जो कि उस समय मोनार्क होते थे, उनके सन, तो उनको हम प्रिंस प्रिंस कहते थे, तो उन प्रिंस के द्वारा जो है अगर कुछ इनग्रेव कराया जा रहा है तो उस पे भी ये जो है इस तरीके से प्रशस्ति होती थी। क्यों, आप समझ लो कि कवि क्या सोचेगा, कवि सोचेगा कि आज ये राजा है ना, ये राजा के बाद में इनका बेटा आने वाला है, तो बेटे का भी तारीफ कर दो कि जब बेटा का टाइम आए तो हमको जो है रॉयल कोर्ट में रहने का जो है जगह मिल जाए, अब बढ़िया जो है हमको सोना चांदी और आभूषण जो है वो मिलता रह जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्रेज जो है वो किया जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करें क्या, तो ये इनको हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस को हम कहते हैं ना कि ये परमानेंट रिकॉर्ड है। क्यों कहते हैं ये आप लोग समझ लीजिए कि कहते हैं कि लगभग जो है ना ये परमानेंट रिकॉर्ड्स है। क्यों कहते हैं ये, अगर मेंस में आंसर आता है कि व्हाई व्हाई वी कॉल्ड इंस्क्रिप्शन एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, तो आपको सबसे पहले बताना है क्या कि एक तो जो है ना इसका आपको ऐसा समझो कि ये जो है ना परमानेंट रिकॉर्ड्स जो है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो क्या है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जो है ये क्या होगा कि ये जो है आपका डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर ऐसा कैसे, तो अब मान लो कि आप कॉपर प्लेट पे, आयरन जो है पिलर पे, स्टोन पिलर पे जब आप इनग्रेविंग करके कुछ चीजें लिख रहे हो, तो क्या इसको आइदर जो है नेचुरल और नॉन नेचुरल जो है, क्या इसको नेचुरल और दूसरा नॉन नेचुरल, ठीक है, या जिसको आप नॉन नेचुरल, जिसको आप कह रहे हैं उसको मैनमेड कह दो, कि इनके द्वारा डिस्ट्रक्शन जो है इसका बहुत लिमिटेड लेवल पे होता तो है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है कि लिमिटेड लेवल पे जो है इनका क्या होता है कि इनका जो है डिस्ट्रक्शन हो पाता है। इसलिए जो है ये क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो पाता है, ठीक है। तो लीस्ट लेवल पे जो है ये इसका डिस्ट्रक्शन हो पाता है, इसलिए हम इसको परमानेंट रिकॉर्ड्स कहते हैं। अब बात आता है क्या कि सर डिसाइफरमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं जब बोल रहा हूं कि कोई भी इंस्क्रिप्शन है, अगर उस इंस्क्रिप्शन में कौन सा स्क्रिप्ट है, किस लैंग्वेज को यूज किया गया है, अगर ये डिकोड आपने कर लिया तो इसी को कहते हैं डिसाइफरमेंट, ठीक है। दूसरा, इंस्क्रिप्शंस को अगर आपने डिसाइफर कर लिया, उसको पढ़ लिया, रीड कर लिया, तो उसकी स्टडीज को हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडीज को कहते हैं एपिग्राफी, ठीक है। उसके बाद में एंशियंट स्क्रिप्ट्स या राइटिंग सिस्टम जो है, मान लेते हैं कि अगर हमको एंशियंट जो स्क्रिप्ट होते थे या उनके लैंग्वेज होते थे, राइटिंग होती थी, इस पूरी चीजों को जब हम समझना होता था, और आज के जब आर्कोलॉजिस्ट उस चीज की स्टडीज करते हैं कि वो किस तरीके से स्क्रिप्ट होगा, किस तरीके से उसकी राइटिंग सिस्टम्स को डेवलप की गई होगी, जब इन सब चीजों का इंफॉर्मेशन हम ढूंढते हैं तो उसको हम कहते हैं पैलियोग्राफी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद जो बात आती है आगे कि प्रशस्ति क्या होता है, तो प्रशस्ति मैंने बताया था आपको कि संस्कृत में एक वर्ड है क्या, प्रेज। प्रेज, तो किसको प्रेज कर रहे हैं भैया, तो आप जो है मोनार्क को प्रेज कर रहे हैं। तो किसको प्रेज कर रहे हैं, तो प्रेजिंग कर रहे हैं मोनार्क की। किस फॉर्म में कर रहे हैं, तो पोएम के फॉर्म में कर रहे हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये पोएटिक फॉर्म में जो है आप क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं रूलर को या उसके अचीवमेंट्स को। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को जो है हम प्रशस्ति कह रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें अलग अलग रूलर के अलग अलग प्रशस्तिज हैं, हमको अभी इतना नहीं समझना है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सबको याद हो जाता है फर्स्ट स्टेज में। तो आप फर्स्ट स्टेज में तो ये आपको याद करना है कि गुप्ता किंग समुद्रगुप्त का एक प्रशस्ति था, नेम था उसका प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस। किसने लिखा था? तो इसको लिखा है हरिसेन ने, जो कि उनके रॉयल पोएट थे। ठीक है, तो क्या थे? समुद्रगुप्त के ये जो थे वो आपके कोर्ट पोएट थे, तो इन्होंने ही ये प्रशस्ति लिखी है। ठीक है, उसी तरीके से पुलकेशिन सेकंड कौन है? तो चालुक्य डायनेस्टी आपको पता होगा। तो चालुक्य डायनेस्टी जो है उसके जो पुलकेशिन सेकंड है, ये जो है प्रशस्ति लिखा था इन्होंने रविकृति। तो रविकृति इनके जो है कोर्ट पोएट हुआ करते थे, और ये जो है पुलकेशिन सेकंड नाम का जो मुनार्क थे चालुक्य डायनेस्टी के, उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि लिमिटेशन क्या है प्रशस्ति का। तो सबसे पहले बहुत आसान है, आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई रॉयल, ठीक है ना, कोई रॉयल कोर्ट का पोएट जो है वो कुछ लिख रहा है अपने रूलर के लिए, तो वो एग्जैजरेटिंग नहीं होगा, वो बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएगा अपने राजा के बारे में, क्योंकि भाई उसको उसी कोर्ट में रहना है, उनसे इनाम लेते रहना है, उसका पूरा पेट पालना है। तो आपको क्या लगता है कि मस्का नहीं लगाएगा? बहुत मस्का लगाएगा। पता चले कि राजा जो है युद्ध में गए, युद्ध में गलती से जो है 10 लोगों को मार दिया, अब वो बढ़ा चढ़ा के जो है कविता के फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, मेरे राजा ऐसे राजा 1 करोड़ लोगों का नरसंहार किया इन्होंने। अब इस तरीके से अगर कोई करने लगे तो ये क्या है? एग्जैजरेशन है। तो प्रशस्ति जब भी लिखी जाती है तो उसमें आपको एक यही निगेटिव देखने को मिलेगा कि जो भी अचीवमेंट होगा ना रूलर का, अगर रूलर ने कोई एक काम किया होगा तो ये प्रशस्ति कम से कम 10 बार जो है उसका गुणगान गाएगा, 10 तरीके का उसके उसके बारे में अच्छा अच्छा बात बोलेगा। ठीक है, तो अचीवमेंट। दूसरा क्या है कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कहने का मतलब क्या है कि इसमें देखिएगा ना, तो रूलर कमीशन करा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये रैशनल तरीके से ये पोएट लिख पाते होंगे क्या? अब मान लेते हैं कि रूलर जो है चंद्रगुप्त, जो है वो चंद्रगुप्त कोई प्रशस्ति जो है वो राइट करवा रहे हैं। अब चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त सेकंड जो है, अगर ये लोग जो है प्रशस्ति जो है वो कमीशन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? आपको लगता होगा कि पोएट को बोलते होंगे कि नहीं नहीं, तुम्हारे मन में जैसे भी आ रहा है वैसे लिखो। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीजें लिखो। तो ऑब्जेक्टिविटी की कमी है, ये क्या है? बायस है, कि जैसा रूलर चाह रहा है, जैसा रॉयल कोर्ट चाह रहा है, उसी का पर्सपेक्टिव आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो किसका पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा? या तो रॉयल मोनार्क का देखने को मिलेगा, या मोनार्क जो रॉयल जितने भी चीफ्स थे, प्रिंस थे, उनका मिलेगा। ठीक, तीसरा पोएटिक फोकस। अब पता चले कि पढ़ना हमको हिस्ट्री है, लेकिन पोयम के थ्रू लिखे जा रहे हैं। अब उसमें हिस्ट्री कितना है, पोयम कितना है, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो है ना पोएटिक फॉर्म में जो लिखा गया है, इससे हिस्ट्री को, इससे जो है ना फिल्टर कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब कि हम कहाँ जो है हिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, कहाँ जो है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे हम फोकस करें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका एक ये लिमिटेशन है। उसके बाद बात करें तो इंस्क्रिप्शन एज अ होल का, ठीक है, इंस्क्रिप्शन एज अ होल जो है उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है वो समझ लीजिए। ठीक है, अभी तक तो हमने प्रशस्ति देखा था। अब प्रशस्ति के बाद क्या है कि प्रशस्ति के बाद आपको देखना है क्या कि जो इंस्क्रिप्शंस है उसके लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला आप देखिए कि एक जो है आपको टेक्निकल लिमिटेशन देखने को मिलेगा। टेक्निकल लिमिटेशंस क्या? अब देखो, जो भी लेटर इंस्क्रिप्शंस पे लिख रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो धीरे धीरे जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिटा दिया जाएगा, जैसे पेपर की तरफ जो है पेपर पे मिटाना पॉसिबल है, उस तरीके से इसको मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये फेंट हो सकता है, फेंटली हो सकता है। ठीक है, तो फेंटली इनग्रेव जब होगा तो हम जो है ना कंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान लो कि लिखना था ये, यह आम रास्ता नहीं है, और गलती से हम जो है वो इतना फेंट हो चुका है कि हम गलती से उसको लिख दिए यह माम रास्ता नहीं है। अब इस तरीके से तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मूछ, मूछ बोलना था मुझे, मैंने बोल दिया पूछ। अब लिखा था मैंने मूछ, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो गया कि मुझे पूछ दिख रहा है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि टेक्निकल लिमिटेशंस है कि रिकंस्ट्रक्शन अनसर्टेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली इनग्रेव होते हैं। ठीक, दूसरा दूसरा बात करें तो इंटरप्रिटेशन का चैलेंज। जैसे इस वर्ड का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए आज जो हमारा स्क्रिप्ट है ना, देवनागरी हो गया या लैटिन इंग्लिश के लिए आप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीज आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है ना
आपको अलग अलग जो है स्क्रिप्ट्स थे, तो उस समय भी अलग अलग स्क्रिप्ट हुआ करते थे और अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके से वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता था। अगर उसका मीनिंग हमें नहीं समझ में आया तो क्या है कि हम जो है अर्थ का अनर्थ बना देंगे। ठीक है। तीसरा वो क्या है हमारे पास में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कि जितने भी अभी तक के इंस्क्रिप्शंस है उसमें से मैक्सिमम जो है वो अनडिसाइफर्ड है, जिनको हम आज भी पढ़ नहीं पाए। तो अनपब्लिश्ड है वो, जिनको पढ़ ही नहीं पाया तो उनको पब्लिश क्या करेंगे। दूसरा अनट्रांसलेटेड है, उसको ट्रांसलेट ही नहीं किया जा सका है अभी तक। तो ये भी प्रॉब्लम है हमारे पास में कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, उसके बारे में अभी तक हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ नहीं पाए हैं, तो हम जो है लिख नहीं पा रहे हैं, या हिस्ट्री को कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत मुश्किल आ रही है। दूसरा फोर्थ क्या है आपका, तो फोर्थ को आप ऐसा समझिए कि मैं कह रहा हूं कि फोर्थ जो है वो क्या है, सेलेक्टिव फोकस पे जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। सेलेक्टिव फोकस इन द सेंस क्या, कि ये जो है ना सिर्फ रॉयल कोर्ट को या फिर जो भी मर्केंट हैं, बिजनेसमैन है, वो कुछ लैंड ग्रांट और बाकी सारी चीजें दे रहे हैं, उसी को मेंशन करता है। जो डेली रूटीन या डेली इवेंट जो होते हैं डे टू डे लाइफ में किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट के अंदर, उसको ये कभी जो है ना पिक्चराइज ही नहीं कर पाते कि जैसे उस समय एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसा था, डेली लाइफ में लोग कैसे रह रहे थे, कैसे कपड़े पहन रहे थे, क्या खा रहे थे, ये सारी चीजों को ये बता नहीं पाता है। तो जब ये चीजें नहीं बता पाता है तो सिर्फ एक ही व्यूज को बता पा रहा है, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि ये सेलेक्टिव जो है वो फोकस्ड है, कि ये कैसा फोकस है, कुछ कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही जो है ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। लास्ट क्या है, लास्ट है आपका कि बायस पर्सपेक्टिव। बायस पर्सपेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्क्रिप्शंस है ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका व्यू पॉइंट बताएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों का व्यू पॉइंट जो है इंस्क्रिप्शंस बता सकता है जिसने उसको कमीशन करवाया। अब या तो किसी मोनार्क ने कराया, या किसी प्रिंस ने कराया, या प्रिंस की जो है मोनार्क की डॉटर ने कराया, वाइफ ने कराया, या किसी बिजनेसमैन ने कराया, वो अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू उसमें कमीशन करवाएगा। वो कभी ये कमीशन नहीं करवाएगा कि देखिए हमारे राज्य में जो है इतने गरीब हैं लोग, इतने मजबूर हैं कि खाना नहीं खा पा रहे हैं, इस इन सब चीजों से उसको मतलब नहीं है। वो अपने स्टेटस को हाई करने के लिए उसने कितना महान काम किया है वो लिखवाएगा। तो वो लिखवाएगा क्या कि आज मैंने जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को 10,000 का चंदा दिया, अनाउंस करवाएगा, लिखवाएगा। ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं, तो ये बायस्ड पर्सपेक्टिव है। ठीक है। दूसरा आता है क्या कि क्वाइंस। तो क्वाइंस भी क्या है, हमारा एक आर्कियोलॉजिकल जो है क्या है, क्वाइंस जो है ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अब कहोगे कि सर क्वाइंस के मदद से हम कैसे बता सकते हैं किसी को कि किस तरीके से जो है वहां की सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री को समझने में कैसे मदद होगा। तो मैं कह रहा हूं कि मिलेगा कैसे। जब भी आप कॉइन्स देखते हो और खास करके एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री में जो कॉइन होता था ना, उसके ऊपर आपको मैं बता दूं कि कुछ कुछ जो है ना वो सिंबल्स जो है वो कंटेंट होते थे। ठीक है। और वो सिंबल्स जो होते थे उसमें क्या होता था कि या तो किंग का पिक्चर बना होता था, ठीक है, तो या तो किंग का जो है वो उसमें पिक्चर्स लगा होता था, या उसके नेम को मेंशन किया जाता था, गॉड को मेंशन किया जाता था, या पर्टिकुलर डेट को मेंशन कर दिया जाता था कि वो किस दिन इशू हुआ है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता था हमको कि उस समय कौन सी डायनेस्टी इस एरिया में रूल कर रही थी, ये समझने में हमको कॉइन से बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद अगर बात करें तो इससे हम क्या समझ पाते हैं कि हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में कैसे कैसे एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आया, तो इसका क्रोनोलॉजी बनाने में हमको काफी जो है, इसके क्रोनोलॉजी के रिकंस्ट्रक्शन में काफी हेल्पफुल हमें मिलता है। तो क्वाइन एक तो ये काम करता है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि शुरुआत जो कॉइन्स की हुई थी वो आज जैसा हम कॉइन देख रहे हैं उस तरीके का कॉइन्स नहीं था। ये शुरुआत के कॉइन्स को हम पंचमार्क कॉइन कहते थे। ठीक है। अब पंचमार्क कॉइन्स क्या है ये समझो आप, कि पंचमार्क कॉइन वो कॉइन्स है जिसमें हम देखते हैं कि सिल्वर या कॉपर जैसे मेटल्स को लिया जाता था और स्टाम्प की तरह जो है एक एक जो है आपका स्टाम्प लिया जाता था और उसको उस मेटल के ऊपर रख के कस के दबा दिया जाता था। तो जैसा स्टाम्प में देखते हो आप कि उसमें क्या होता है कि इनग्रेविंग होता है, ठीक उसी तरीके का इनग्रेविंग जो है उस मेटल पे आ जाता था। तो उस टाइप के कॉइन्स को हम क्या कहते थे, पंचमार्क कॉइन कहते थे। ठीक है। और आप जब देखते हैं तो इंडिया में क्वाइंस में कुशान का जब एज आता है तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड में,
ठीक है। और वर्ल्ड छोड़ दो, इंडिया में जब बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन अगर किसी ने लार्ज स्केल पे इशू किया है तो वो किसने किया है, तो बात आता है कि ये कुशाण थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि इंडियन इंडियन रूलर ऐसे कौन थे या इंडियन डायनेस्टी ऐसे कौन थी जो बहुत ज्यादा जो है ना मेटेलिक प्योरिटीज को ध्यान देती थी और गोल्ड कॉइन्स को जो है बहुत ज्यादा इशू किया था, तो वो आता है गुप्ता, ठीक है। तो अगर पूछे कि कौन सी ऐसी फॉरेन डायनेस्टी थी जिसने गोल्ड को इशू किया था इंडिया में, तो आपको कुषाण इंडो ग्रीक देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडो ग्रीक के अंदर ही आप कुषाण देखिएगा। उसके बाद में बात आता है क्या कि नेटिव रूलर्स कौन थे या नेटिव डायनेस्टी कौन थी, तो वो जो है आपके गुप्ता थे, ठीक है। अब इससे क्या पता चला, मान लो कि गोल्ड कॉइन इश्यूज हो रहा है, तो इससे हम ये अज्यूम कर सकते हैं क्या कि जो सोसाइटी है, ठीक है, गोल्ड कॉइन इश्यूज हम क्या कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है, ये सोसाइटी आपको क्या देखने को मिल रही है, काफी प्रॉस्परस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो काफी प्रॉस्परस जो है ये आपको देखने को मिल रही है। प्रॉस्परस कहने का मतलब क्या है कि भाई सोसाइटी में गोल्ड कॉइन्स चल रहे हैं, ये आप समझ रहे हो। आज के टाइम पे गोल्ड गोल्ड कॉइन्स अगर चलने लगे, जैसे नॉर्मल हम जो है कॉइन्स यूज कर रहे हैं, तो समझ रहे हो कि हम किस प्रोस्पेरिटी के लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो ये जो है कॉइन्स की मदद से हमें ये सारी चीजें भी समझ में आती है, ठीक है। और कनिष्का का जो गोल्ड कॉइन था, इसका एक फैक्ट है, याद कर लो कि जो कनिष्का का गोल्ड होता था, ठीक है, कनिष्का का जो गोल्ड कॉइन होता था उसको हम दिनार कहते थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉइन्स किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है बाकी अदर जो है आप देखिएगा कि कुछ मटेरियल रिमेन्स भी हमको जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मटेरियल रिमेन्स में क्या है, अगर मैं बोलूं कि जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में टेम्पल्स और स्कल्पचर्स जो है उस समय में हमें मिले हैं या जिनका जो है मैन्युफैक्चरिंग किया गया है या कंस्ट्रक्ट किया गया है, आर्किटेक्ट किया गया है, तो अगर उनके बारे में हम देख लेंगे तो उससे भी जो है हमको समझ में आएगा कि किस लेवल का जो है क्राफ्ट मैन का स्किल था, ठीक है। तो किस तरीके का स्किल्स एंड जो है इनोवेशन था, ये सारी चीजें जो है हमको पता चलती है। दूसरा कि इन टेम्पल्स पे जो भी रूलर, सेम इंस्क्रिप्शन की तरह होता था कि जो भी रूलर ये टेम्पल्स को फॉर्म करा रहे होते थे, वो क्या करते थे कि टेम्पल के आगे जो है एक गेटवे बनाते थे या गेट बनाते थे या पिलर मंडपम, इस तरीके से चीज बनती थी। और उसमें क्या होता था कि उसमें रूलर अपने बारे में बताता था कि मैं कौन हूँ, मेरे फादर कौन थे, मैं क्यों इस चीज को बना रहा हूँ, ये सारी चीजें। उसी तरीके से जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में आप देखते हैं कि दो चीजें, चैत्य और विहार। चैत्य क्या होता है, चैत्य आप समझ लो कि जो बुद्धिज्म में प्रेयर हॉल होता है, ठीक है। तो जो प्रेयरिंग हॉल होता है, तो प्रेयरिंग हॉल जो है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जो है प्रेयरिंग हॉल को हम चैत्य कहते हैं। और विहार किसको कहते हैं, तो विहार के लिए आप इतना समझो कि विहार उसको कहते हैं जहां पे जो मॉन्क्स होते थे, ये मॉन्क्स जो है रिसाइड करते थे, रहते थे, ठीक है। तो जहां मॉन्क्स रिसाइड करते थे उसको हम विहार कहते थे, और जहां जो है वो प्रेयर हॉल था, जहां पे प्रेइंग करते थे, उसको हम चैत्य कहते थे, ठीक है। अब उसके बाद में लार्ज नंबर ऑफ फिगराइंस भी मिले हैं। फिगराइंस क्या है, फिगराइंस कहने का मतलब आप इतना समझो कि फिगराइंस जो है वो आज जैसे मूर्ति होती है, तो वही फिगराइंस वो स्टोन्स के बने होते थे, मेटल्स के बने होते थे और टेराकोटा के बने होते थे। ये भी जो है एक्सकेवेशन से पता चलता था। तो जिस तरीके का अगर हमने जो है फिगराइन देखा कि उसने किस तरीके से अपने क्लोथ्स को पहन रखा है, हाथ में जो है कंगन है, माथे पे जो है गोल्ड की ज्वेलरी है, हार है, इस तरीके से जब जब ये सारी चीजें हम देखते हैं तो उससे भी हमको सोसाइटी, कॉमन पीपल क्या क्या चीजें यूज करते थे, ये चीजें हमें पता चलता है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं तो इसमें अलग अलग चीजें कि मटेरियल रिमेन में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, आर्टिफैक्ट देख सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है कि जो उस समय यूज, कंटेम्पररी जो उस समय टूल्स, टॉयज, पोट्रीज, ठीक है, या ऑर्नामेंट्स के लिए जो चीजें यूज की जाती थी, उन्हीं को हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, मैंने बता दिया है। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, तो आर्टिफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि उस समय में हैज बीन फैशन, उस समय फैशन था या अल्टर्ड बाय द ह्यूमन हैंड्स के द्वारा जो चेंज किया गया, ठीक है। अब जो है तो ये सारा चीज हो गया। अब दूसरा चीज क्या है कि आर्कियोलॉजी जो हमने सब कुछ देख लिया इसमें, अब बात आता है क्या
कि आपको ये समझना होगा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन क्या होता है। देखिए, एक्सकेवेशन कहने का मतलब होता है डिगिंग का। आम भाषा में अगर मैं कहूँ कि एक्सकेवेशन का मतलब क्या है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर ये डिगिंग है, ठीक है। अब डिगिंग कहने का मतलब क्या, एक अगर डिगिंग ऐसा हो कि हम वर्टिकली, अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये एक एरिया है और इस एरिया की अगर हम डिगिंग करते हैं, इसकी खुदाई अगर जो है हम इसका करना शुरू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पहले ऊपर से जो है नीचे की तरफ धीरे धीरे जो है हम जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से डिगिंग कर दिए हम इसका, तो हम क्या कहते हैं, इसी को कि वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं। और जब भी वर्टिकल एक्सकेवेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है ना, सबसे जो ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट कल्चर जो है, ये आपको कहां देखने को मिलता है कि सबसे ओल्डेस्ट कल्चर बिल्कुल बॉटम में दिखेगा आपको, ठीक है। और जो बिल्कुल नया वाला होगा, लेटेस्ट, जो जैसे कि अभी का होगा, तो लेटेस्ट कल्चर कहां देखने को मिलेगा, ऊपर देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट कल्चर जो है, ये कल्चर आपको कहां देखने को मिल रहा है, तो ये आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे वर्टिकली हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब जैसे जैसे वर्टिकली हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमको ओल्ड कल्चर्स मिलते जाएंगे। तो वर्टिकल एक्सकेवेशन से क्या होता है कि हमको जो है ना डिफरेंट अलग अलग जो है कल्चर्स की क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि कौन किसके बाद कल्चर आया था, ठीक है। अब उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन का। हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ठीक है। मान लिया कि ये एक एरिया है, इस एरिया में इसके नीचे भी जो है, इसके नीचे भी एक कल्चर डेवलप हो रखा था, उसके नीचे भी एक कल्चर डेवलप हो रखा था। लेकिन हम जब एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो नीचे की तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, नीचे की तरफ हम कतई नहीं जा रहे हैं। हम कैसे एक्सकेवेट कर रहे हैं इसको, हम इधर से इधर की तरफ जो है हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेट कर रहे हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेट करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है कि एक किसी पर्टिकुलर कल्चर का, ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि जो भी पर्टिकुलर कल्चर है, उस पर्टिकुलर कल्चर का एक्सपेंशन देखने को मिलता है कि वो कितने दूर तक जो है उसका एक्सपेंशन था, ये हमको पता चलता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और जो है आपका वर्टिकल एक्सकेवेशन क्या है, ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि एक तो देख लिया कि इन सब के माध्यम से जो है, इन सब के मीडियम से भी हम हिस्ट्री को समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ चैलेंजेस थे, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्क्रिप्शन किस तरीके से टेक्निकल जो है चैलेंजेस थे वहां पे। दूसरा क्या था कि उसमें जो है आपका पहले से बाइस्ड जो है व्यू पॉइंट हुआ करता था। तो ये सारी चीजें हमने देखा था। तो इन्हीं सब चीजों से दूर करने के लिए हमने क्या किया कि लिटरेरी सोर्सेस को हम जो है प्रेफर करते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस भी हम पढ़ें। लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेस को आप आम भाषा में ऐसा समझिए कि व्हेन, जब से अब मैनकाइंड ने अपने हिस्ट्री को या अपने एक्सप्रेशंस को राइट करना शुरू कर दिया, उस टाइम को ही हम कहते हैं क्या कि ये जो है लिटरेरी सोर्सेज है। और इसमें क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। जब मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं ये आप समझ लो कि मैन्यूस्क्रिप्ट कहने का मतलब कि हैंड रिटेन, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि हैंड रिटेन जो है वो अगर राइटिंग है, ठीक है, कहाँ पे ये हैंड रिटन राइटिंग आप कर रहे हो, या तो जो जो बार्क होता था, ठीक है, तो बार्क ऑफ द ट्री जो होता था, उस बार्क ऑफ द ट्री पे, या फिर जो है पाम लीफ पे, जब इस तरीके से आप करते थे पाम लीव्स के ऊपर, तो जब आप राइटिंग डार्क, जो डार्क मैंने लिख दिया, बार्क है ना ये, यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो बार्क ऑफ द ट्री या पाम लीव, इन सब चीजों पे जब राइटिंग की जाती थी और हैंड से की जाती थी, तो उसको हम क्या कहते थे, उसको ही हम कहते थे कि ये आपका क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है। तो अब ये जो है अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे इसमें कुछ जो होगा रिलीजियस सोर्स होगा। रिलीजियस सोर्स कहने का मतलब क्या है, ऐसा समझ लो कि इस पे जो है ना, ये इसमें रिलीजन की बात की गई होगी और हिस्ट्री का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको दिखने को मिलेगा कि कुछ कुछ राजा के बारे में भी यहाँ पे जो है ना वो आपको एक बता रहे होंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं। अब ये दो तरीके के होते हैं। एक तो सबसे पहला हिंदू रिलीजियस जो है लिटरेचर, उसमें आप क्या देखते हैं, तो ये जितना भी आपका वैदिक लिटरेचर जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो आ गया।
उसके बाद में पुराण आ गया, एपिक्स आ गया। एपिक्स कहने का मतलब क्या है, महाकाव्य। और इंडिया में दो एपिक्स है, एक तो रामायण और दूसरा महाभारत। तो इन दोनों को जब आप पढ़ते हैं तो ये क्या है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से लिखा गया है, बट इसमें जो है अलग अलग रूलर्स, उनके डायनेस्टी, उनके द्वारा किए गए कुछ वर्क्स जो है उनके बारे में, सोशल कल्चरल लाइफ के बारे में, कंडीशंस के बारे में पता चलता है। तो हम इनको जो है रीड करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हिस्ट्री को फ्रेम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रिलीजियस लिटरेचर। और उसके अंदर भी हम डालते हैं इसको क्या, कि ये हिंदू रिलीजियस लिटरेचर है। ओके, अब उसके बाद दूसरा आता है क्या, कि उस हिंदू जो है हिंदू रिलीजियस लिटरेचर में पहला तो मैंने बोला आपको कि वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में क्या आएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहले आएगा कि अर्ली वैदिक जब लिटरेचर जो है उसमें सिर्फ ऋग्वेद आएगा, ठीक है। तो ऋग्वेद आएगा, और ऋग्वेद जो है उसी को अर्ली वैदिक हम कहते हैं। और ये कहाँ पे जो है कंपाइल किया गया था, सप्त सिंधु के रीजन में। फिर लेटर वैदिक आएगा। लेटर वैदिक जो है उसमें क्या आपको देखेगा कि जो यजुर्वेद है, सामवेद है, उसके बाद में यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, ठीक है, और अथर्ववेद संहिता, ये जो तीन चीजें हैं इनका कंपाइलेशन है। इनके साथ साथ ब्राह्मणास का कंपाइलेशन होगा। ब्राह्मणास कोई जाति धर्म नहीं है, मैं पहले बता दूं, ब्राह्मणास बुक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बुक्स जो है ये क्या करते थे कि ये वेद को समझने के लिए, ठीक है ना, कि अब ऋग्वेद में क्या लिखा है, तो उस ऋग्वेद को समझने के लिए ऋग्वेद से रिलेटेड जो है ब्राह्मण ब्राह्मण बुक जो होता था उसको पढ़ना होता था, ठीक है। फिर अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती थी, और तब जो है हम समझ पाते थे, उससे हमको इंफॉर्मेशन मिल पाता था। तो एक तो ये वैदिक लिटरेचर में हमने देखा। दूसरा क्या है, वेदांग। अब वेदांग क्या है, वेदांग होता है जो कि वेद को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, जब उसके लिए जो है ग्रामर बुक्स और इस तरीके की चीजें जब लिखी जाती है तो उसको हम कहते हैं वेदांग। मतलब वेदांग क्या है, आपका एक्सप्लेनेटरी जो है वो लिम्ब है। एक्सप्लेनेटरी लिम्ब जो है वेदास का, कहने का मतलब क्या है कि वेदास बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्लासिक संस्कृत में लिखे होते थे। तो उनके श्लोक को बेहतर तरीके से, कि जो एग्जैक्टली वो कहना चाह रहे हैं उस वही जो है आप समझ पाए, उसके लिए हमने क्या किया है कि वेदांग को फॉर्म किया। कि वेदांग को अगर मान लेते हैं कि किसी वेद को समझने में आपको डिफिकल्टीज आ रही है, तो वेदांग को पढ़िए, वेदांग उसको समझने में हेल्प करे, ठीक है। ठीक, आप वेदांग को उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, कि बहुत सारे आर्टिकल्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन उन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्रक्स क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, उसको समझना है तो हमको प्रियम्बल को समझना होता है। ठीक उसी तरीके से वेदांश होता है, कि वेदांश जो है वही सेम एक्सप्लेनेटरी लिम्ब है वेदास का। और वेदांश कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है कि टोटल 6 होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 होते हैं। उस 6 में क्या है आपको समझना होगा कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहले ये आपको देखना है कि सबसे पहले वाले को हम क्या कहते हैं, कि शिक्षा, ठीक है। शिक्षा मतलब फोनेटिक या प्रोनाउंसिएशन, कि वेद में किस श्लोक का उच्चारण किस तरीके से करना है। ये शिक्षा वेदांग, अगर आप जब उस लिंब को पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेटरी लिंब को, तो आपको उस श्लोक का सही उच्चारण पता चलेगा। दूसरा आता है कल्प। कल्प का मतलब होता है रिचुअल। अब उस श्लोक को प्रोनाउंस करने के बाद किस तरीके से आपको रिचुअल्स करना है, तो वो रिचुअल्स के लिए आपको कल्प जो है वेदांग पढ़ना होता था। उसके बाद में व्याकरण, ठीक है। व्याकरण क्या है, कि ग्रामर। अब उस श्लोक में जो संस्कृत यूज किया गया वो क्लासिक संस्कृत है, तो क्लासिक संस्कृत का ग्रामर किस तरीके से होता है उसको समझना है, तो आप व्याकरण को समझिए, ठीक है। निरुक्त जो है इटोमोलॉजी को समझिए। छंद क्या है, तो मीटर को समझिए, किस लेवल पे श्लोक को जो है प्रोनाउंस करना है। जैसे नहीं हम कहते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, तो किस तरीके से जो है हम लेके जा रहे हैं इसको, वो मीटर है आपका। और लास्ट है ज्योतिषी, जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इन्हीं को वेदांश कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंड करने में। फिर एपिक्स आता है। एपिक्स क्या है, तो एपिक्स में मैंने आपको बार बार कहा है कि इसमें रामायण और महाभारत है। तो अब बताओ कि महाभारत को जब आप रीड कीजिए, रामायण को रीड कीजिए, तो क्या उस समय के कंटेम्परेरी सोसाइटी, कल्चर, रूलिंग क्लास, उनके एथिकल वैल्यूज, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती है। तो जवाब आता है कि हाँ। तो महाभारत और रामायण, तो इनको भी जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि महाभारत के बारे में यहाँ मैंने सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको।
और उसके बाद में रामायण क्या क्या है कि कंपाइलेशन किसने किया है, तो वाल्मीकि ने किया है। किस किस कितने वर्ष हैं, ये सारी चीजें आपको देख लेना है, इतना डीपली इसमें आता नहीं है। दूसरा, रिचुअल लिटरेचर। तो रिचुअल लिटरेचर में आपका क्या आता है, रिचुअल लिटरेचर की जैसे ही हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कि श्रोता सूत्र। अब श्रोता सूत्र क्या होता था, तो श्रोता सूत्र जो है ये क्या होता था कि सेक्रीफाइसेस जो प्रिंस और बाकी सारी चीजें जो करते थे उसको कहते थे। फिर गृह सूत्र, उसके बाद में सुलभ सूत्र। तो इस तरीके से कुछ रिचुअलिस्टिक लिटरेचर होते थे, उनसे भी हमको समझने में कि अब गृह सूत्र आप पढ़ते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है कि डोमेस्टिक रिचुअल्स जो है, डोमेस्टिक रिचुअल्स कैसे होते थे, ठीक है। जब बर्थ होता था, नेमिंग होता था, सेरेमनी, मैरिज, उसके बाद में फनरल, तो ये सारी चीजें जब होती थी कि फ्यूनरल पे, सेरेमनीज पे, मैरिज पे, सैक्रेड थ्रेड्स पे, नेमिंग पे, बर्थ पे, किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रहा है, तो हमको पता चल पाता है कि हाँ एक हाउस होल्ड के लेवल पे क्या चल रहा था उस समय और एक सोसाइटी के लेवल पे क्या चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम समझते हैं। फिर आता है कि कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर टेक्स्ट है, ठीक है। तो कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है उनको भी पढ़ के जो है हमको क्या है कि हिस्ट्री हमको इसमें से मिलता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म का, जैसे हमारे यहाँ जो है वेद है उसी तरीके से आप वहां त्रिपिटक समझिए, जिसमें आता है आपका सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। दूसरा दीपवंसा, जो कि एक क्रॉनिकल है किसका, आइलैंड का। और महावंशा क्या है, तो ये ग्रेट क्रॉनिकल है, तो क्रॉनिकल के रूप में इसको समझते हैं। और लास्ट में जातक टेल्स। तो जातक कथा क्या होता था कि जो लोकल या फोक टेल्स होते थे लॉर्ड बुद्ध को लेकर के, और बाकी अदर ऐसी जो है कहानियां होती थी गौतम बुद्धा को लेकर के, उनके लाइफ्स के प्रीवियस लाइफ्स को, उसी को जातक टेल्स कहते थे। तो जब इनके बारे में भी पढ़ते थे तो हमको समझ में आता था कि हाँ उस समय की सोसाइटी, डायनेस्टी, ये सारी चीजें कैसी थी। तो ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर हम देखते हैं। फिर बात है कि जैन लिटरेचर, ठीक है। अब जैन लिटरेचर कहने का मतलब क्या है कि अब जैनिज्म भी तो फ्लोरिश किया है इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी के बाद से। तो जैनिज्म जो है वो क्या है, प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। तो रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। और इनका कंपाइलेशन जो है ना 6th सेंचुरी सी में हुआ है वल्लभी गुजरात। तो वल्लभी जो है इंपॉर्टेंट सीट हुआ करता था यहाँ जैनिज्म का, तो यहीं पे इसका कंपाइलेशन हुआ है। जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इनके जब आप बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके बुक्स जो है वो अंग और उपंग कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, कहते हैं इनको अंगाज और दूसरा उपंगाज, ठीक है। तो लिखते उपंगाज और अंगाज हैं, पढ़ते हिंदी में अंग और उपंग है। तो इस तरीके से जो है इनको पढ़ने के बाद में हमको क्या है कि एग्जैक्टली हिस्ट्री पता चलता है कहाँ का, कि ईस्टर्न यू उत्तर प्रदेश का क्या हिस्ट्री था, बिहार में उस समय क्या हिस्ट्री था जब जो है महावीर का एज था। ये सारी चीजें हमको इससे समझ में आती है, तो इसको भी हम एज ए हिस्टोरिकल टेक्स्ट यूज करते हैं। अब कुछ आता है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है ये समझ लीजिए, जिसमें रिलीजियस कंटेंट जो है वो नहीं, ठीक है, जिसमें रिलीजन की बात ना की गई हो। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि वो जो है ना सेकुलर हो, या जिसको कि आप नॉन रिलीजियस कहते हो, कि वो हो जिसमें रिलीजन मिसिंग पार्ट हो, ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो है, तो अष्टाध्यायी जो है एक ग्रामर की बुक है, किसने लिखी है, तो पाणिनि ने लिखी थी। और पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है उसमें ग्रामर को कंपोज किया है, कब, तो 450 बीसीई में इसका कंपोजिशन जो है वो शुरू हुआ था। ये आप समझ लीजिएगा कि उस समय से ये कंपोजिशन पहले शुरू हुआ है। तो उसमें क्या है कि पाणिनि जो है किस तरीके से वोवेल्स कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है, ये बात उसमें उन्होंने रखी है। बट उसमें उन्होंने उस समय की जो है ना सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, और यही नहीं उस समय के कल्चर के बारे में काफी कुछ जो है इन्फॉर्म कर चुके हैं। तो नॉन रिलीजियस में अष्टाध्यायी को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है। फिर आपका आता है लॉ बुक। लॉ बुक में क्या है कि धर्म सूत्र का नाम सुना होगा आपने। धर्म सूत्र में भी क्या है, रिलीजियस पार्ट मिसिंग रहता है। तो धर्म सूत्र जो है या धर्म शास्त्र जो है, जब इसकी स्टडीज करते हैं हम, ये संस्कृत में बुक है। और जो है किस चीज के लिए, तो संस्कृत में ये लॉ बुक है। लॉ बुक कंपाइल्ड हुआ था 500 बीसी में, ठीक है। इसमें क्या है कि इस बुक में बेसिकली ये बताया गया है कि जितने भी हमारे इंडियन सोसाइटी में लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट वर्न्स में डिवाइडेड है।
तो अलग अलग वर्ण का क्या ड्यूटी है ये इसमें बता रखा गया है। किंग की क्या ड्यूटी है, उनके ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी है, ये सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो इससे भी हमको क्या है कि आपको जो है ना बहुत से इंफॉर्मेशन पता चलते हैं, जैसे मैरिज के लिए क्या लॉ था, ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरा जो है प्रॉपर्टी जो है, तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को सोल्ड करने को लेकर के क्या किस तरीके का राइट था। तो ये सारी चीजें जो है हमको ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र बताते हैं। तो ये भी हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अर्थ, ठीक है ना, अर्थशास्त्र आपको याद होना चाहिए। अर्थशास्त्र किसका है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किसका है ये हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की अगर बात करें हम, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने। कौटिल्य का मतलब क्या है, अर्थ की चाणक्य, तो चाणक्य ने ये बुक लिखा है। और ये बुक जो है ये बेसिकली आपका जो है ना स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिखी गई बुक है, जिसमें टोटल 15 बुक्स है। 15 बुक्स कहने का मतलब 15 चैप्टर्स हैं ये। और 180 चैप्टर्स कहने का मतलब क्या है कि 180 चैप्टर्स कहने का मतलब क्या है, आप एक चीज समझो। 15 बुक्स मतलब 15 सेक्शन है ये। इसको आप मानो कि ये 15 सेक्शन है और 180 चैप्टर्स है, और उसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इससे भी पढ़ने से हमको क्या पता चलता है कि किस तरीके से मौर्यन सोसाइटी थी, मौर्यन मोनार्क किस तरीके से वर्क करते थे, मोनार्क का ड्यूटी क्या था, उन्होंने किस तरीके से वेलफेयर स्टेप्स जो है अपने जो है पब्लिक के लिए लिया। ये सारी चीजें जो है इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा था, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है, ठीक। फिर कुछ फिर कुछ ऐसे जो है वो बायोग्राफी भी है। तो कुछ बायोग्राफी, पोएट्री, ड्रामा ये भी आपको देखने को मिलता है, जो हमको उस समय के पॉलिटिकल फैब्रिक किस तरीके का था, कल्चरल फैब्रिक किस तरीके का था, सोशल फैब्रिक किस तरीके का था, इसके रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। जिसमें ये अलग अलग नाम है, आप देख लीजिएगा कि अश्व घोष ने जो बुद्ध चरित लिखा है, उसके बाद में महालकारा लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से भाषा जो है, इसमें जो है स्वप्न वंश, वदतम, इस तरीके से जो है बुक्स लिखी गई हैं। तो ये आपको देखना है। कालिदास ने जो है अभिज्ञान संकुंतलम लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जो है मालविकाग्निमित्रम लिख रखा है। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। कुमार संभवम लिख रखा है, मेघदूतम लिख रखा है। तो ये सारे बुक्स हैं, बायोपिक्स है, कुछ कुछ ड्रामा है, कुछ पोएम्स है, इनके थ्रू भी हमको पता चलता है। अब एक चीज समझ लो कि इतने तो हमने देख लिया था इंडियन, इंडियन के साथ साथ कुछ ऐसे भी तो टाइम था ना कि जब जो है फॉरेनर्स हमारे यहाँ आते थे और फॉरेनर्स विजिट करने के लिए आते थे या हमारे यहाँ रहते थे, तो जो जो चीजें वो देखते थे वो भी अपने अकाउंट्स में लिखते थे। और वो वापस जब ग्रीक जाते थे, रोमन रोम्स जाते थे, रोमन एम्पायर के पास, चाइनीज आए, वो वापस चाइना गए, तो वो अपने साथ में ये वैल्यूएबल रिकॉर्ड जो है यहाँ छोड़ के जाते थे, या कभी कभी वो लेके जाते थे। तो जब उनका स्टडीज करते हैं हम, और उनके स्टडीज के थ्रू भी जो है हम अपने इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि फॉरेन अकाउंट्स। अब फॉरेन अकाउंट्स में देखिए, ये आप देख लीजिएगा कि ग्रीक अकाउंट्स जो है, ग्रीक अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेगास्थनीज का इंडिका है। किसके टाइम पे लिखा गया है, तो चंद्रगुप्त के टाइम पे लिखा गया है। ये सब कुछ मैं बताऊंगा, बस ये नेम याद कर लीजिएगा कि ग्रीक अकाउंट कौन सा है। तो इंडिका, इंडिका एक ग्रीक अकाउंट है, ये आपको समझना है। दूसरा, आपको इसमें जो है, ठीक है, तो इसमें ये आप समझ लो। फिर रोमन अकाउंट्स के बारे में आपको समझना है, ठीक है, कि किस तरीके से रोमन अकाउंट्स को हम पढ़ते हैं। तो ग्रीक और रोमन जो टेक्स्ट है हम उसको पढ़ के, और उसके बिहाफ पे भी जो है हम अपने इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहला क्या है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक तो ये राइटिंग है जिसको अनएनोमस ऑथर ने लिखा है, उनका कोई अभी तक जो है नॉलेज नहीं है। दूसरा बुक जो है वो टॉलेमी का जियोग्राफिया है, ठीक है, तो टॉलेमी की जियोग्राफिया। तीसरा जो है प्लीनी जो है, प्लीनी का नेचुरलिस हिस्टोरिका। इन सब चीजों को पढ़ने से भी जो है हमको इंडिया के बारे में, इंडिया के जियोग्राफी के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, ये सारी चीजें पता चलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से जो है इसमें बहुत सी चीजें दे रखी गई हैं। फिर चाइनीज अकाउंट, चाइनीज अकाउंट में आपको याद रखना है क्या, कि जैसे जैसे आप चाइनीज अकाउंट देखते हैं, तो चाइनीज अकाउंट में जैसे फाहियान आया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो जब फाहियान आया था, तो फाहियान विजिट किया था इंडिया 5th सेंचुरी में। उसके बाद में जेंग शांग आया था, इत सिंह आया था। तो इन लोगों ने भी अपनी अपनी जो है ना बुक्स को जो है उस समय में फॉर्म की है।
तो इन बुक्स को भी, इन हिस्टोरिकल या लिटरेरी अकाउंट्स को भी पढ़ने से इंडिया की हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें। अब फाहियान जो आया था, तो ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि फाहियान 5th सेंचुरी में आया था। इसने क्या क्या किया था, तो यहाँ पे किस तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये रिलीजन इस तरह यहाँ का कैसा है, वो इकोनॉमिक लाइफ यहाँ का कैसा है, ये सारी चीजें जो है गुप्ता एज की, ये वो बताता है। उसके बाद में फिर दूसरा क्या आता है कि हेनसांग जो है वो कब आता है, तो ये जो है आपको हर्ष, ठीक है ना, हर्षवर्धन का एज आप पढ़िएगा तो हर्षवर्धन के एज में आता है। उसने भी जो है पूरा नालंदा में रह के स्टडीज किया और वो पूरा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है बिहार में, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस देता है, तो इससे भी पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री और बाकी सारा चीज जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आता है कि आखिर जो है हम ये, अगर मैं बोलूं कि लिटरेरी सोर्सेज अच्छा है, तो लिटरेरी सोर्सेज ही अच्छा है या लिटरेरी सोर्सेज को हमको आर्कियोलॉजी के साथ में जो है ना को रिलेशन करके पढ़ना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए? तो देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बता दूं कि लिटरेरी सोर्सेज में कई जगह पे ऐसा हुआ है कि लिटरेरी सोर्सेज में बहुत बढ़ा चढ़ा करके चीजें लिखी गई हैं, जबकि रियल में जब हम वहां की आर्कियोलॉजी करते हैं उस एरिया की, और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जब करते हैं, तो हमको दो डिफरेंट व्यू मिलता है। ठीक है, कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ एक्सकेवेशन जब कर रहे हैं तो वहां पे बिल्डिंग्स मिली है। अब जो है वो 2 फ्लोर की बिल्डिंग मिल रही है, अब ऐसा नहीं है कि 10-12 फ्लोर की जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिल रही है। तो एक तो कि इसलिए भी हमको जो है कोरिलेशन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या करेगा कि ये ना सिर्फ आपके पॉलिटिकल और जो है ना रॉयल कोर्ट इन सब की इंफॉर्मेशन को देगा, ये जो है आपका सारा कल्चर और जो है आपका सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ द, ठीक है ना, सोशल एस्पेक्ट्स को ये जो है कवर करेगा, दोनों को जब हम मैच करेंगे तो। ठीक है, दूसरा कि पाली टेक्स्ट एंड नॉर्दर्न पॉलिश वेयर, तो सेम उसी उसमें भी यही चीज है कि इसमें क्या है, सेम आपको यही देखने को मिलेगा कि इसमें भी ऐसा ही है। क्या? कि आपका जो, कि जब हम पाली टेक्स्ट को बात करते हैं तो उसको हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के साथ में जो है वो आपको मिला के पढ़ना होगा, क्योंकि वैदिक एज से जुड़े। अब मैं एक बात बता दूं आपको, पेंटेड ग्रे वेयर क्या है, तो मैंने बताया था आपको कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है, 1 मिनट में बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है, ये पेंटेड ग्रे वेयर मैंने आपको क्या बताया है, ये क्या है, तो एक टाइप ऑफ क्या है, पोट्री है। क्या है, तो टाइप ऑफ जो है ये पोट्री है, मतलब मिट्टी के बर्तन है। तो जैसे जैसे मिट्टी के बर्तन थे, जिस एज में जिस टाइप के जो है ज्यादा मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे थे, तो हम कहते हैं कि उस एज को ये जो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी बोल देते हैं। कि वो क्या था, उस कल्चर में क्या था, तो पेंटेड ग्रे वेयर टाइप की पोट्री बनाई जा रही थी, तो इसलिए जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। उसी तरीके से जब आप मौर्यन एज देखिएगा, तो मौर्यन एज को हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री उस समय ज्यादा मिली है हमको, जितना भी एक्सकवेशन किए उसमें हमको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टाइप के जो है पोट्रीज मिल रहे थे। तो हम कह देते हैं कि जो ये आपका मौर्यन एज है वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है उससे मिलके बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो समझना है। फिर संगम टेक्स्ट और जो है मेगालिथ, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम देखेंगे कि संगम टेक्स्ट और मेगालिथ जो है वो कैसे हेल्प करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि ये जो है ना संगम टेक्स्ट और मेगालिथ, मेगालिथ क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर जो है ना डेड बॉडी के बरी होने के बाद में उसके ऊपर रख दिया जाता था, तो उसी को हम कहते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे यही चल रहा है कि जब साउथ इंडिया का अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो टेक्स्ट में लिटरेरी सोर्स में क्या पढ़िए, लिटरेरी सोर्स में संगम एज पढ़िए। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स में आपको क्या पढ़ना है, संगम टेक्स्ट पढ़ लीजिए, और आर्कियोलॉजिकल में क्या पढ़ लीजिए, तो मेगालिथ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आप क्या पढ़िए, तो आर्कियोलॉजिकल में मेगालिथ पढ़ लीजिए, तो हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो है इस वीडियोस को यहीं पे जो है आज फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल। तो इस तरीके से हमने आज जो है, एक बार कंक्लूड मैं कर देता हूं कि हमने आज क्या देखा। सबसे पहले कि हिस्ट्री जो है वो कैसे कैसे अलग होती है, उसमें हमने देखा कि अलग में क्या हमने देखा
कि कैसे राइटिंग के आधार पर हिस्ट्री को हमने 3 अलग अलग फेज में डिवाइड किया है, जिसमें प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक एज बोला। फिर हमने देखा कि कुछ ट्रेंड, कैरेक्टर, इन सब के बिहाफ पे हिस्ट्री को कैसे हमने 3 अलग अलग फेज में डिवाइड किया है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। फिर उसके बाद में हमने देखा कि डेट लाइन या टाइम लाइन जो है, वो टाइम लाइन क्यों समझना जरूरी है, कि कब एडी आता है सर, कब बीसी आता है, कब सीई आता है। तो मैंने बताया है कि जीसस क्राइस्ट जो है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनका जब बर्थ होता है इस वर्ल्ड में, तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं उनको कि वहां के बाद से अगला जो साल है वो 1 सीई है, मतलब कि 1 कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ का 1 ईयर कंप्लीट हो गया तो 1 सीई बना। फिर 2 सी, 3 सी, इस तरीके से सी मतलब कॉमन एरा, ठीक है। और जो है कभी आप देखिएगा वहां पे तो एडी भी लिखा होगा, एनो डोमिनी, मतलब वो भी है कि कॉमन एरा जो है आने, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। फिर उसमें हम देखते हैं कि बीसीई देखते हैं आप, लिखा हुआ है, या बीसी देखते हैं तो वो कहते हैं कि बिफोर एरा, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर एरा। इसमें क्या मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, ठीक है। तो अगर 1 बीसी कह रहे हैं तो मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ जो हुआ था उससे 1 साल पहले का वो इंसिडेंट अगर वो बात कर रहा है, तो इस तरीके से हमने ये सारा चीज देखा। फिर नीचे आए तो हमने देखा कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो है हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है, तो जवाब आया कि सर 2 सोर्सेज का यूज करते हैं, एक तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, तो हर वो मटेरियल रिमेन्स जो सर, जो हम जो है जो फिजिकल फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसी को हम कहते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। और उसमें हमने क्या देखा, पहला इंस्क्रिप्शंस देखा, कॉइन्स देखा, फिर जो है मटेरियल रिमेन्स देखा, जिसमें टॉयज देखा, पोट्रीज देखा, उसके बाद में फिर टूल्स देखा, ये सारी चीजें देखी। इनको स्टडीज करने के बाद में हमको एग्जैक्टली क्या पता चला कि लोग उस समय पे किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे थे, क्या उनका जो है इनोवेशन स्किल का लेवल था, ये सारी चीजें हमको समझ में आए। फिर दूसरा बात आता है कि हिस्ट्री को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमको लिटरेरी सोर्सेस भी जो है वो उनके साथ में लिटरेरी सोर्सेस को भी पढ़ना होता है। तो लिटरेरी सोर्सेस हमने क्या देखा था कि शुरू कब से हुआ है, तो 600 बीसी के बाद से, मतलब महाजनपद एज से जो है लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल होना शुरू हुए। तो उसमें हमने देखना शुरू किया कि लिटरेरी सोर्सेस में पहले रीजनल है और नॉन रीजनल है। रीजनल में क्या है कि पूरा आपका जो वेदास है, रामायण है, महाभारत है, इन सब का हमने जो है उनको स्टडीज किया, उनके अंदर से जो भी हिस्ट्री के पार्ट थे उसको फिल्टर करके बाहर निकाला, फिर उससे हिस्ट्री ड्रॉ करने की कोशिश की। फिर जो है कुछ हमने सेकुलर बुक्स भी देखे, जिसको नॉन रिलीजियस हमने बोला। और नॉन रिलीजियस कहने में क्या है कि जैसे आप धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र जो है उसको हमने पढ़ा। फिर अष्टाध्यायी पढ़ा पाणिनि का। फिर उसके बाद में आपने देखा क्या कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का देखा। तो ये सारी चीजें हमने देखी, इससे भी ड्रॉ करने का कोशिश किया। फिर रिलीजियस में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी हमने देखा, जिसमें त्रिपिटक और बाकी सारी चीजें हमने देखी, जातक टेल्स देखा, तो ये सारी चीजें देखी। दीप वंश, महावंश, इस तरीके के बुक्स देखे। फिर जैन टेक्स्ट देखे, जैन टेक्स्ट में अंग उपंग देखा हम लोगों ने कि उनसे भी जो हिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट्स जो है हम ले सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर डायनेस्टी, रूलर, सोसाइटी, कल्चर समझने में हेल्प मिल रहा है, तो उसको भी हमने वहां से फिल्टर किया। फिर फॉरेन लिटरेरी सोर्सेस को भी यूज किया, जिसमें हमने ग्रीक, रोमन, उसके बाद में फिर आपका चाइनीज, पर्शियन, सबको यूज किया, कंपाइल किया, और तब जा करके हम जो है आज अपना जो हिस्ट्री पढ़ पाते हैं वो इन्हीं सब लिटरेरी सोर्सेस का एक्यूमुलेशन है, जिसके वजह से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका पूरा वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप सब जो है मन से और बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं इसके साथ हम लोग अगले कोर्स जो है लेक्चर में। ठीक है।